कांग्रेस जो है वो मित्र विपक्ष की भूमिका निभा रहा है, जहां पर विरोध करना चाहिए तटस्थ रूप से विरोध नहीं कर पा रही है कांग्रेस। कोटद्वार कांग्रेस में एक मजबूत सेकेंड लाइन नहीं दिखती है। इनको जिला कोटद्वार किसी भी हालत में बनाना पड़ेगा। यमकेश्वर में तहसील हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ब्लॉक मुख्यालय हो गया, दुगड्डा लक्ष्मण झूला मोटर मार्ग है, वो सारी नरेंद्र तिवारी जी का जो 2 शहर 7 तक कार्यकाल उसमें था। भ्रष्टाचार चरम पे है, जनता बहुत त्राहिमाम कर रही है। और यमकेश्वर भी अभी विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ा है। जो धामी सरकार है वो एक भू कानून लेकर आई है। क्या आप पूर्णतः सहमत हैं उससे? अब यमकेश्वर में एक चीज देखिए, वहाँ पे स्थानीय विधायक है जी। वहाँ पे गाँव-गाँव में टंकियां बांटी जा रही है और फैक्ट्री खुद की। अच्छा। और 1100 की टंकी 4000 का बिल बना के कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। पिछले 5 साल का आपका जो कार्यकाल था वो कैसा रहा और क्या आपके ऐसे उल्लेखनीय कार्य हैं जो आप बताना चाहेंगे? तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी बस टेन्योर ही बदल रहा है। धरातल पर सब वैसा कि राष्ट्रीय पार्टियां दोनों एक सी हैं। मैं देख रहा था हमारे क्षेत्र में एक शिशु मंदिर है और शिशु मंदिर में 4 से 5,000 रुपए एक टीचर है और प्राइमरी में 1 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाले टीचर पे लोग बच्चे नहीं भेज रहे, उस 4,000 वाले पे भेज रहे। आप ऐसा करने वाले हैं कि 27 में एकदम जो चुनावी तस्वीर है वो बिल्कुल बदल जाए। तो दिक्कत ये है, भाजपा सरकार कोई काम नहीं कर रही। 41 गारंटी कोटद्वार को दी थी, लेकिन एक भी काम 3 साल में पूरा नहीं हुआ। अभी कुछ टाइम पहले हमारे शो में जो है वो बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी आए थे और उन्होंने यहाँ शो में एक बात कही थी। तो जब हमने बाहरी लोगों को वहाँ पे मौका दिया, उन्होंने हमारा शोषण किया और विधायक बन के उन्होंने कोई यमकेश्वर में कोई काम नहीं किया। पौड़ी जनपद का जो एकमात्र हिल स्टेशन है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन जिसे हम कह सकते हैं, वो लैंसडाउन है। लेकिन जब कांग्रेस का जो टेन्योर था उसमें भी भू कानून को लेकर, चकबंदी को लेकर, इवन सीमांकन को लेकर और गैरसैंण को लेकर कोई मतलब कार्य इस तरह का दिखा नहीं कांग्रेस सरकार का भी, और आज भी वो मुखर नहीं दिखती है, इवन स्पष्ट भी नहीं है कि चाहती क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं माधुरी डबराल और स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। आज हमारे पॉडकास्ट में एक विशेष मेहमान हैं, कांग्रेस कोटद्वार के जिला अध्यक्ष हैं श्री विनोद डबराल जी। तो कांग्रेस की जो वर्तमान स्थिति है, कांग्रेस की आगे के लिए क्या रणनीति है, इन सारी बातों को लेकर हम आज उनसे चर्चा करेंगे अपने इस पॉडकास्ट में। तो आइए स्वागत करते हैं श्री विनोद डबराल जी का। सर, बहुत स्वागत है आपका। क्या बात आपका। तो थोड़ा-सा पहले आप अपने बारे में बताएँ, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो आपको जानते होंगे कांग्रेस जिला अध्यक्ष के तौर पर। पर्सनली आप क्या हैं? कैसे आपका जीवन रहा है? थोड़ा-सा बताएँ। हमारा जो मेन गांव है वो दमराड़ा यमकेश्वर में पड़ता है और वहाँ पे हम 2002 से कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं। हमारी परिवार की पृष्ठभूमि कोई राजनीतिक नहीं थी, लेकिन 2004 में मेरे बड़े भाई को ग्राम जीएस दमराड़ा यमकेश्वर में पड़ता है, वहाँ के प्रधान बनने का मौका मिला और उसके बाद हम धीरे धीरे राजनीति में हम लोग भी उनका सहयोग करते थे और जो 4 से 9 तक उनका कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल को देखते हुए 9 में मेरी जो भाभी थी वो ग्राम प्रधान बनी और ग्राम प्रधान में जो उनका कार्यकाल रहा उसके मतलब बहुत बढ़िया कार्यकाल 10 साल का जो उनका रहा। उसके बाद 2014 में क्षेत्र पंचायत की सीट हमारी वाली जो थी बिथ्यानी एक सीट पड़ी थी, वो सामान्य आई और उस सीट पे मैं चुनाव लड़ा और मैं उस चुनाव जीत के ज्येष्ठ प्रमुख यमकेश्वर बनने का मुझे मौका मिला और उसके बाद धीरे धीरे 2002 से हम कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं और धीरे धीरे राजनीति में जब पद आता तो और लोगों से भी संपर्क होता, तो इसी कारण 2014 में मैं जब ज्येष्ठ प्रमुख यमकेश्वर बना तो मैं राजनीति में पूर्ण रूप से सक्रिय हो गया था और उस टाइम में जिला महामंत्री कोटद्वार भी मुझे पद दिया गया था संगठन द्वारा, तो हमने संगठन के लिए वहाँ पे काम किया और उसके बाद 2017 का चुनाव आता है। 17 के चुनाव में हमने कांग्रेस पार्टी के लिए वहाँ पे काम किया। आदरणीय शैलेंद्र सिंह राव जी हमारी पार्टी में आए, मैंने उनके साथ काम किया और इसी को देखते हुए 2018 में पार्टी ने मुझे ब्लॉक अध्यक्ष यमकेश्वर बनने का मौका मिला और इस बीच हम राजनीति में सक्रिय थे। तो 2019 में मैं फिर जिला पंचायत का एक बड़ा चुनाव होता है, जिला पंचायत का मैं चुनाव लड़ा और वहाँ पे जीता और पार्टी ने इस 2018 से और 23 का जो मेरा ब्लॉक अध्यक्ष का कार्यकाल देगा, इसी कार्यकाल को देखते हुए 2023 में मैं जिला अध्यक्ष कोटद्वार बनने का मुझे मौका मिला और 2 साल से मैं लगातार यहाँ पे जिला अध्यक्ष के पद पे और काम कर रहा हूँ। तो 2002 से जैसे आपने बताया कि आप कांग्रेस के मतलब एक सक्रिय सदस्य के रूप में हैं और विभिन्न पदों पर आपने कार्य भी किया है। तो 22 सालों का ये सफ़र आपका एक तो कांग्रेस के साथ रहा है, तो आपने उतार-चढ़ाव सभी तरह का आपने देखा है कांग्रेस का। तो वर्तमान में जो कांग्रेस की स्थिति है, क्या कहेंगे इस पर?
देखिए, कांग्रेस का हमने वो काल भी देखा है जब नरेंद्र तिवारी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और यमकेश्वर विधानसभा में उनके द्वारा इतने कार्य किए कि आज तक वो उनके कार्य आज भी जो कार्य होते हैं वो नरेंद्र तिवारी के जो कार्य है वहाँ पे स्वीकृत है वही कार्य वहाँ पे हो रहे हैं। यमकेश्वर में तहसील हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ब्लॉक मुख्यालय हो गया, दुगड्डा लक्ष्मण झूला मोटर मार्ग है, वो सारी नरेंद्र तिवारी जी का जो 2 से 7 तक कार्यकाल रहा उसमें था। और धीरे-धीरे 7 में हमारी सरकार नहीं बनी और 12 में हमारी सरकार दोबारा या इस प्रदेश में बनी और उस टाइम भी बहुत कार्य हुए। और आज जो 14 के बाद निश्चित तौर पे कांग्रेस के लिए बुरा समय आया और हम पार्टी के साथ उस टाइम भी खड़े रहे और आज धीरे-धीरे कांग्रेस आप देख रहे होंगे आपकी कांग्रेस की तरफ लोगों का झुकाव है और धीरे निश्चित तौर पे हम अब 27 का चुनाव में जाने वाले तो कांग्रेस निश्चित तौर पे 27 में सरकार बनाएगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। तो जैसे आपने अभी खुद ही आप कह रहे हैं कि 14 के बाद जो है वो कांग्रेस का अच्छा समय नहीं रहा और आप देख रहे होंगे कि केंद्र में भी लगातार 3 टेन्योर हो गए हैं, कांग्रेस सत्ता से बाहर है। हमारे उत्तराखंड में भी 2 बार की सरकार है और अभी लगातार 2 टेन्योर से कांग्रेस। तो क्या कारण ऐसे रहे कि वो उस स्वर्णिम युग से और आज कांग्रेस यहाँ आ गई? क्या कारण थे इसके पीछे? देखिए 2014 में एक से पहले एक षड्यंत्र के तहत जिसमें अन्ना हजारे जी को भी मैं कहूँगा और ये पूरा षड्यंत्र मीडिया द्वारा एक ऐसा षड्यंत्र रचा गया कांग्रेस के खिलाफ कि सारे घोटाले कर दिए, ये कर दिए जिसके कारण जनता में एक नकारात्मक छवि इन्होंने कांग्रेस की बनाई। लेकिन धीरे-धीरे लोग समझ रहे हैं और आज कांग्रेस अपने पुराने जो समय था उसकी ओर बढ़ रही है। तो समय आता है राजनीति में लेकिन कांग्रेस अब अपने स्वर्णिम काल की ओर आगे बढ़ रही है। आप जो कह रहे हैं कि षड्यंत्र के तौर पर और अगर हम आम जनमानस क्योंकि हम तो राजनीति से नहीं हैं, बहुत दूर हैं राजनीति से और आम जनमानस के बीच जब बातें होती हैं, तो आपने अक्सर देखा होगा कुछ इस तरह की चीज़ें भी आई हैं कि अक्सर सनातन परंपरा को लेकर जब भी कोई कार्यक्रम होते हैं, जब भी कोई बड़ी आयोजन होते हैं, तो बीजेपी बहुत बढ़-चढ़कर उनको राष्ट्र के स्तर पर उनको मनाती है, चाहे वो महाकुंभ रहा हो, चाहे वो राम मंदिर निर्माण रहा हो और कांग्रेस को आपने देखा होगा वो अक्सर विरोध करती आई है। मतलब मीडिया के सामने तो अक्सर हमने ये देखा है कि वो विरोध ही करती आई है, जबकि अन्य धर्मों के त्योहारों को लेकर किसी चीज़ को लेकर वो फिर हिस्से में मतलब बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी भी निभाती है। तो कहीं आपको क्या लगता है क्या ये सही है या क्या ये एक कारण रहा है? देखिए कांग्रेस सब धर्मों को लेके चलने वाली पार्टी है और उनका कहीं हिंदू धर्म के प्रति या किसी भी सनातन के प्रति उनका कोई विरोध नहीं रहता। ये खाली मीडिया में बनाया जाता है। अगर हम लोग सब सनातनी लोग हैं, सब कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन एक षड्यंत्र रचा जाता है कि कांग्रेस को किस तरह से हिंदू विरोधी घोषित किया जाए, तो वही सब कुछ है। बाकी हम सब सनातनी लोग हैं, हम सब कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं और सारी पार्टी सब धर्मों को लेके चलने वाली पार्टी है और व्यक्ति किसी का विरोध कांग्रेस पार्टी ऐसा कहीं पे नहीं होता है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन जैसे जो चीज़ें सामने दिखाई देती हैं, जैसे राम मंदिर के समय काफ़ी कांग्रेस लोगों को जो है निमंत्रण मिले थे और ये आया कि वो नहीं जा रहे हैं। नहीं, वो निमंत्रण वाला जो मामला था उसमें ये राम मंदिर अगर सार्वजनिक तौर पे होता वो भाजपा ने अपना प्रोग्राम बना दिया था, जिसके कारण वहाँ पे हमारे नेता कुछ गए, कुछ नहीं गए। लेकिन भाजपा उसको अपना भाजपा के कार्यक्रम में तो कोई कांग्रेसी जाएगा नहीं। तो मेन यही है कि भाजपा का कार्यक्रम यदि सब सामूहिक कार्यक्रम होता तो सब लोग जाते, इसमें कोई दिक्कत। लेकिन भाजपा उसको अपना एक चुनावी क्योंकि 2019 का 24 का चुनाव था तो इन्होंने सारा प्रोग्राम ऐसा रच दिया कि जो भाजपा के पराजित हो गया, तो तब हमारी पार्टी उसमें शामिल होने में थोड़ी दिक्कत होती है ऐसी। जो अभी आजकल आप भी शायद सुनते होंगे और हम लोग भी अक्सर सुनने में आता है कि सरकार जो अभी उत्तराखंड में है, उत्तराखंड सरकार है, तो कांग्रेस जो है वो उसमें एक विपक्ष की भूमिका में है। लेकिन लोगों का जनरली मानना है कि कांग्रेस जो है वो मित्र विपक्ष की भूमिका निभा रहा है, जहाँ पर विरोध करना चाहिए तटस्थ रूप से विरोध नहीं कर पा रही है कांग्रेस। ऐसा क्यों है? नहीं, आप देखिए हम सारा विरोध हमारी पार्टी पूरी देहरादून में करती है। सारे जितने कार्यक्रम भाजपा के जो जनता के जन विरोधी नीति होती है उसके खिलाफ पूरी पार्टी एकजुट होके कार्य आप कोटद्वार में देख लीजिए हर जो भी भाजपा की जन विरोधी नीति है उसके खिलाफ हम यहाँ पे भी करते हैं, पूरे प्रदेश में कार्यक्रम होते हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, जनरली एक बात आ रही है कि जैसे अभी एक प्रकरण हुआ था विधानसभा में पहाड़ी देसी को लेकर जब प्रेमचंद अग्रवाल जी ने कुछ कह दिया था पहाड़ियों के लिए, तो आपके ही एक विधायक थे बुटोला जी, उन्होंने कहा लेकिन उसमें भी ये हुआ कि पूरा कांग्रेस सदन में उनके साथ भी नहीं दिखा प्रॉपर। आइए थोड़ी इसमें बात कांग्रेस पे हमने भी अभी हमारी जिला कांग्रेस की मीटिंग थी तो हमने वहाँ पे बात रखी थी कि ये बात जनता में है कि
सब कांग्रेस कोई विधायकों ने वहाँ पे विरोध नहीं किया और बुटोला जी एक अकेला विधायक ऐसे थे कि जिन्होंने विरोध किया। जी, उसमें पार्टी ने भी माना कि यहाँ पे थोड़ी गलती पार्टी से हुई है कि अब कई नीति होती है पार्टी की किस हिसाब से नहीं कर पाई ये हम नहीं जानते, लेकिन बुटोला जी ने वहाँ पे जो पहाड़ विरोधी बातें हुई तो उसका विरोध किया। मैंने बुटोला जी को धन्यवाद भी दिया फ़ोन करके और बहुत अच्छा उन्होंने विधानसभा में इसका विरोध किया। तो लेकिन पार्टी थोड़ा सबको इसका विरोध करना चाहिए, इसमें थोड़ी दिक्कत मैं मानता हूँ ये हुई। दूसरी चीज़ एक अभी जो धामी सरकार है वो एक भू कानून लेकर आई है। क्या आप पूर्णतः सहमत हैं उससे? बिल्कुल, वो भू कानून बिल्कुल गलत कानून है। हम जैसे अब 2 जिलों को उन्होंने उसमें छोड़ दिया, तो इसका तो यही है कि पलायन होके सारा वहाँ जाएगा और पहाड़ की विधानसभाएँ खत्म करने का ये षड्यंत्र एक प्रकार से देखा जा रहा है। क्योंकि वहाँ पे तो जनसंख्या बढ़ेगी, लेकिन अन्य जगह जैसे पहाड़ से पलायन हो रहा है और हमारी विधानसभाएँ टूट रही है। पहले पौड़ी में 8 विधानसभाएँ होती थी, आज 6 और कहीं ऐसा ना हो कि हम 4 विधानसभा रह जाएँ, तो निश्चित तौर पे ये भू कानून विधेयक उत्तराखंड के हित में बिल्कुल नहीं। लेकिन कहीं कांग्रेस इसका कोई प्रचंड रूप से या बहुत स्पष्ट रूप से कोई विरोध करती नजर नहीं आई है। इसीलिए शायद जनता में एक आक्रोश है कि कांग्रेस जो है वो मित्र विपक्ष की भूमिका निभा रही है। नहीं, पार्टी ने इसका विरोध किया। हमारे बड़े नेताओं ने भी अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म में इसका विरोध किया और पार्टी इसका विरोध जो गलत होगा उत्तराखंड सरकार जो गलत है उसका हम विरोध हमारी पार्टी पूरा करती है और करती रहेगी। एक चीज़ और है जैसे अभी 25 साल हमारे उत्तराखंड को बने हुए हो गए हैं और जिसमें कि 2 जो सरकारें हैं 2 बार की जो है वो कांग्रेस भी रही है। लेकिन जब कांग्रेस का जो टेन्योर था उसमें भी भू कानून को लेकर, चकबंदी को लेकर, इवन सीमांकन को लेकर और गैरसैंण को लेकर कोई मतलब कार्य इस तरह का दिखा नहीं कांग्रेस सरकार का भी और आज भी वो मुखर नहीं दिखती है, इवन स्पष्ट भी नहीं है कि चाहती क्या है। जो गैरसैंण राजधानी को लेके आदरणीय हरीश रावत जी की सरकार में वहाँ पे जितना भी स्ट्रक्चर खड़ा हो रखा वो हरीश रावत जी के समय पे हुआ और कांग्रेस ने घोषणा पत्र में भी था कि अगर 22 में सरकार आई तो राजधानी गैरसैंण होगी, लेकिन हमारी सरकार नहीं आ पाई। लेकिन जितना भी स्ट्रक्चर वहाँ पे खड़ा है वो कांग्रेस के टाइम पे का वहाँ पे खड़ा है और हमारी सरकार चाहती थी कि गैरसैंण राजधानी हो। और अन्य मुद्दे भी जो आप कह रहे थे सरकार अब कई कारण होते हैं। ये 2012 में हमारी सरकार है, लगातार 8 साल से इनकी सरकार है, तो इनको देखना चाहिए कि अगर ये नहीं हुए तो इस 8 साल के कार्यकाल में तो इनको करना चाहिए था और अब ये सरकार भी 2 साल रह गए, तो मेरे ख्याल से जो ये मुद्दे आप बता रहे हैं 2 साल में हो जाने चाहिए थे। ये भाजपा के चुनावी मुद्दे भी होते हैं और बाद में ये चुनावी मुद्दे भूल जाते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये सरकार 2 साल में जो ये 2-3 मुद्दे इन पे काम करे। नहीं, वो तो भाजपा सरकार क्या कर रही है वो तो ख़ैर उनका है। लेकिन मेरा क्योंकि आप कांग्रेस के इस समय जिला अध्यक्ष हैं, एक अच्छी पोज़ीशन पर हैं, तो थोड़ा-सा मेरा कांग्रेस के जो विचार हैं वो इस बारे में मैं थोड़ा-सा स्पष्ट रूप से ये जानना चाहूँगी कि अगर ये मुद्दे नहीं हो पा रहे हैं, तो क्यों कांग्रेस मुखर नहीं है? क्यों वो सड़क पर नहीं है? क्यों वो आंदोलनरत नहीं है इन मुद्दों को लेकर? आज तक हमने कभी नहीं देखा कि कांग्रेस ने भी कोई आंदोलन किया हो कि वो गैरसैंण राजधानी को लेकर स्पष्ट हो। गैरसैंण के लिए बीच-बीच में कांग्रेस करती रहती है, लेकिन उतने मुखरता से नहीं हो पाए ये बात मैं भी मानता हूँ, लेकिन आगे देखते हैं इन मुद्दों पे निश्चित तौर पे हम अपने बड़े नेताओं से संपर्क करके बात बताएँगे कि ये चीज़ मुद्दे उत्तराखंड के मुद्दे हैं, इन पे बात होनी चाहिए। जैसे आप कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं कोटद्वार से और अभी पीछे मेयर चुनाव भी हुए थे। तो प्रदेश की बात तो हम बाद में करें, पहले हम अपने जिले की ही बात कर लें जहाँ पर आप जिला अध्यक्ष हैं। आपने देखा होगा मेयर चुनाव में यहाँ पर भी कोई एकता कांग्रेस में नहीं दिखी। कांग्रेस के जो बड़े नेता थे वो चुनाव से बराबर दूरी बनाए हुए नज़र आए। आपने और कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया। तो क्या कारण थे? ऐसा क्यों था? देखिए यहाँ पे 6 से 7 लोग टिकट माँग रहे थे और एक हमारी पार्टी ने एक मातृशक्ति को यहाँ पे मौका दिया और बहुत बढ़िया कैंडिडेट कोटद्वार में दी थी। लेकिन जो अन्य लोग थे हम सबके पास गए, लेकिन किन्हीं कारणों से उन लोग हमसे नहीं जुड़ पाए, हम जबकि उनके घर भी गए। लेकिन पार्टी में चलता है रंजना रावत पे पिछले चुनाव में आरोप लगे कि उन्होंने पार्टी के खिलाफ काम किया नहीं किया, तो वो थोड़ा बात यहाँ पे रही और निश्चित तौर पे उसका नुकसान हमारी पार्टी को यहाँ पे हुआ, नहीं तो हम बहुत अच्छे चुनाव ये जीते। लेकिन अब सब लोग बैठ के हम आगे 27 की तैयारी कर रहे हैं। अब ये जो चीज़ें हुई से हम सब आपस में बैठ के ये सॉल्व करने वाते हैं। एक चीज़ और जो देखने को मिलती है यहाँ पर कोटद्वार कांग्रेस में कोई मजबूत सेकंड लाइन नहीं दिखती है। अब ऐसा क्या कारण है कि आपकी एक ही लाइन है जो ऊपर के जो दिखते हैं और एक मजबूत जो सेकंड लाइन होनी चाहिए, जो कैडर थर्ड लाइन होनी चाहिए कि भई सभी का मौका आना चाहिए, वो सेकंड लाइन बिल्कुल गायब है। क्या कारण है ऐसे? देखिए, क्यों? मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी की इसमें मैं
उनका धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने यही इसी सीट पे नहीं, हर सीट पे उन्होंने सेकंड जो लाइन आप करे वो तैयार करने की कोशिश की। देखा होगा आपने कि कोटद्वार में लोगों के पास विकल्प तो है अब कि नेगी जी भी यहाँ पे नेता है, रंजना रावत भी यहाँ पे एक अच्छी कैंडिडेट हो सकती है, और ऐसे ही कई विधानसभाओं में हमारे संगठन ने काम किया, और निश्चित तौर पे हमारी सेकंड जो लाइन है वो तैयार हो रही है, और आगे 27 में इसका हमको सुखद परिणाम हमको मिलेंगे। एक चीज़ जैसे आप कोटद्वार में क्योंकि आप जिलाध्यक्ष हैं इस वक़्त और कोटद्वार में आप देख रहे होंगे बहुत सारी समस्याएँ हैं और ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी ही है तब जब कांग्रेस भी यहाँ पे पहले थी तब भी वो समस्याएँ बनी हुई थी, आज भी बराबर बनी हुई है, चाहे वो लालढांग रोड की रही हो या मोटर नगर का जो गड्ढा है वो भरने का और हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर्स, इस तरह की बहुत सारी समस्याएँ हैं। तो क्यों तो कांग्रेस के टाइम ये नहीं हो पाए और आज भी कांग्रेस इन समस्याओं के लिए क्या कर रही है? आदरणीय सुरेंद्र सिंह नेगी जी जब यहाँ पे मंत्री थे, कोटद्वार में सबसे बड़ी जो समस्या थी पेयजल की समस्या यहाँ पे थी। तो आदरणीय सुरेंद्र सिंह नेगी जी पेयजल मंत्री जब थे तो उन्होंने कोटद्वार की इस समस्या का निराकरण कराया, और आज पेयजल की कोटद्वार में मेरे ख्याल से ज़्यादा बहुत बड़ी समस्या अब नहीं रह गई। रहा हॉस्पिटल नेगी जी के टाइम पे बहुत बढ़िया हॉस्पिटल बनाया उन्होंने, आज भी स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया खड़ा है, और डॉक्टर भी उस टाइम पूरे यहाँ पे थे। लेकिन आज बड़ा दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि रेफर सेंटर ये जो हमारा ये बेस हॉस्पिटल का रेफर सेंटर बन गया। इसके अलावा लालडांग चिल्लर खाल की बात आप कर रहे हैं, भाजपा हर चुनाव में इसको मुद्दा बनाती है। मुझे याद है यहाँ पे हमारे केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी जी आए थे, और उन्होंने भी कहा था पिछले 19 के चुनाव में कि हम लालडांग चिल्लर खाल को बनाएंगे, आज तक नहीं हुआ। ऋतु खन्ना जी चुनाव लड़े, उनके 41 गारंटियों में लालडांग चिल्लर खाल है, लेकिन आज तक उस पर काम नहीं हो पाया। मेडिकल कॉलेज इन्होंने यहाँ पे कहा था, वो नहीं हुआ। कर्णाश्रम आप देख रही है, पर्यटक जाते हैं और वहाँ पे बोलते हैं यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो दिक्कत ये है भाजपा सरकार कोई काम नहीं करे। 41 गारंटी कोटद्वार को दी थी, लेकिन एक भी काम 3 साल में पूरा नहीं हुआ। और मैं आगे आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि अगर इन पे काम नहीं हुआ तो कांग्रेस कोटद्वार में बड़ा आंदोलन करने जा रही है, और माननीय विधायक जी से सवाल पूछेगी कि 41 गारंटी जो आपने दी थी, इस पे आपने कोई भी काम नहीं किया, तो इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल सही है और हम भी यही कहना चाह रहे हैं कि अगर वो काम नहीं हुए हैं, तो एक विपक्ष के तौर पे कांग्रेस को इस समय एक मजबूती से इन मुद्दों को उठाकर यहाँ पर चाहे आंदोलन से हों, चाहे वो बातें हों, चाहे आप संपर्क करिए उनसे, तो आपको भी एक प्रमुख विपक्ष की भूमिका में यहाँ पर अपना रोल प्ले करना चाहिए, जो नहीं दिख रहा है। नहीं, हम करते रहते हैं, आपने देखा होगा कोटद्वार में हर मुद्दे पे यहाँ पे आंदोलन करते हैं, और ये बड़े मुद्दे जो इन पे हम करने जा रहे हैं, इनमें हमारी रूपरेखा बन रही है। निश्चित तौर पे मेन लालडांग चिल्लर खाल और मेडिकल कॉलेज, और इन्होंने एक और बड़ी मांग घोषणा यहाँ पे उस टाइम अपने घोषणा पत्र में की थी कि अब जिला बनाएंगे, लेकिन उस पे कोई बात करने को 3 साल में भाजपा वाला तैयार नहीं। तो निश्चित तौर पे इनको जिला बनाना पड़ेगा, नहीं तो हम यहाँ पे बहुत बड़ा आंदोलन कोटद्वार की जनता के साथ मिलके करने वाले हैं, और इनको जिला कोटद्वार किसी भी हालत में बनाना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है क्योंकि आप विपक्ष में हैं तो मजबूती से आपको तो इस समय इन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, जो मुझे भी लगता है कोटद्वार की जनता होने के नाते। अभी कुछ टाइम पहले हमारे शो में जो है वो बीजेपी के जिलाध्यक्ष भी आए थे और उन्होंने यहाँ शो में एक बात कही थी कि जो कोटद्वार की छोटी सरकार यानी कि जो पूर्व मेयर जो यहाँ पर थे, उनका जो यहाँ पे राज्य सरकार है उसके साथ सामंजस्य अच्छा ना होने की वजह से कोटद्वार में कुछ कार्य रह गए। जिसमें कि मोटर नगर से लेके बहुत सारे जो यहाँ पे नगर निगम के कार्य होने थे। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सामंजस्य नहीं था? जो हमारी मेयर यहाँ पे हेमलता नेगी थी, उनके द्वारा अच्छा कार्य कोटद्वार में कराया गया, लेकिन एक दिक्कत यहाँ पे आई कि नगर पालिका के 9 वार्ड इसमें थे, और उसमें सीधे 40 वार्ड हो गए। व्यवस्था 9 वार्डों के लिए थी, काम करना था 40 वार्डों में। सरकार ने उनका सहयोग यहाँ पे नहीं किया, और जिसके कारण वो उस प्रकार से कार्य नहीं कर पाए जिस प्रकार से उनको करना चाहिए था। तो इसमें सरकार ने उनका उनका यहाँ पे जो इच्छा शक्ति थी उस काम करने की, उसका सरकार का सहयोग न मिलने के कारण ज़रूर कुछ काम बाधित हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से जो भी कार्य कोटद्वार के किए, वो अच्छे कार्य 5 साल में किए। आप स्वयं जैसे कि आपने भी बताया आप यमकेश्वर में हैं और बहुत सालों से आप यमकेश्वर क्षेत्र में ही कार्य कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा यमकेश्वर भी अभी विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ा है। बहुत सारे काम वहाँ पर ऐसे हैं जो होने चाहिए थे लेकिन हो नहीं पाए। क्या कारण है? वहाँ पे मेन कारण है कि जो हमारे नेता वहाँ पे विधायक बने, एक तो सारे बाहर के विधायक वहाँ पे लोगों ने चुने, और वहाँ पे वो वादा करते हैं, उसके बाद चुनाव में जनता को भूल जाते हैं।
आज स्थिति है कि जो क्षेत्रीय विधायक है वो जनता का फ़ोन तक वहाँ पे नहीं उठाते। तो निश्चित तौर पे यमकेश्वर में बीन नदी का एक पुल है, जो आप कभी इस चिबा के रास्ते गए होंगे तो बीन नदी एक आती है, तो उसपे एक पुल बनना था जिससे कि 50 गाँव यमकेश्वर के प्रभावित होते हैं। निश्चित तौर पे वो हर चुनाव में वो भी घोषणा में वो होता है कि बीन नदी का पुल बनाएँगे, वो नहीं बना। सिंगटाली पुल एक ब्यासी के पास ही पुल बनना था जिससे यमकेश्वर के कुछ गाँव और द्वारिखाल सतपुली वाला पूरा ही एरिया जिसको फ़ायदा मिलना था, लेकिन आज तक वो पुल नहीं बना। उसके अलावा वहाँ पे ब्रांचें रोडें हैं, अस्पताल उस विधानसभा के जितने भी अस्पताल हैं उनकी बहुत दयनीय स्थिति है, डॉक्टर नहीं है, कोई व्यवस्था वहाँ पे नहीं है। तहसील यमकेश्वर नाम के लिए जखनीखाल है, लेकिन वहाँ पे कर्मचारी नहीं है। तो बहुत बुरी स्थिति में यमकेश्वर है, और जब तक यमकेश्वर की जनता से मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि जब तक वो अपने क्षेत्रीय व्यक्ति को वहाँ पे विधायक नहीं बनाएँगे, तब तक विकास होने वाला वहाँ पे नहीं है। जब हमने बाहरी लोगों को वहाँ पे मौका दिया, उन्होंने हमारा शोषण किया, और विधायक बन के उन्होंने कोई यमकेश्वर में कोई काम नहीं किया। तो आप स्वयं भी वहाँ पर जिला पंचायत सदस्य हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं, और जब तक चुनाव नहीं होते हैं तब तक तो आप ही हैं। पिछले 5 साल का आपका जो कार्यकाल था, वो कैसा रहा और क्या आपके ऐसे उल्लेखनीय कार्य हैं जो आप बताना चाहेंगे? मैं वहाँ पे 5 साल जिला पंचायत सदस्य रहा, और सौभाग्य से मैं जिला डीपीसी मेंबर, जो जिला प्लानिंग कमेटी का सदस्य मैं वहाँ पे रहा। लेकिन 2 साल हम कोई काम नहीं कर पाए 20-21 में, क्योंकि कोरोना काल था और कोई विकास कार्य वहाँ पे नहीं हुआ। लेकिन 3 साल में जो मैंने वहाँ पे काम किए, आप यमकेश्वर की जनता को वहाँ पे किसी से भी पूछ सकते हैं। मैंने वहाँ पे 10 से 12 गाँव को सड़क से जोड़ा, छोटे-छोटे रोडें हमने 501 किलोमीटर की रोडें वहाँ पे हमने बनाई। उसके अलावा वहाँ पे कनेक्टिविटी की भारी दिक्कत थी, क्योंकि कोरोना काल में सबसे बड़ी दिक्कत ये आई कि ऑनलाइन जो लोग बच्चों की पढ़ाई होती थी, तो उसमें भारी दिक्कत आती थी। मैंने 3 टावर वहाँ पे लगवाए। उसके अलावा हमारे एक बनचुरी नैल बुदौली 50-60 किलोमीटर की एक रोड है, उसपे गैस सप्लाई नहीं होती थी। मैंने उस पूरी रोड पे गैस सप्लाई का करवाने का काम किया। इसके अलावा मैंने स्कूल कम से कम 10 से 15 स्कूलों में कुछ ना कुछ काम, कहीं शौचालय, कहीं कुछ, सारा काम मैंने वहाँ पे कराया। उसके अलावा नहरों के और ये जो जंगली जानवरों से सुरक्षा दीवार, मैंने इतने काम वहाँ पे किए। मैंने हैंडपंप वहाँ पे लगाया अभी, क्योंकि पानी की कई गाँव में ऐसी समस्या, गर्मियों में टैंकर द्वारा पानी की आपूर्ति होती थी, तो वो भी काम मेरे द्वारा वहाँ पे किए गए। निश्चित तौर पे मैं 3 साल में मैंने जो भी काम किया, उससे मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ कि मैं वहाँ पे अपने क्षेत्र में कुछ कर पाया। चलिए, बहुत अच्छा लगा कि आपने ऐसे कार्य करवाए हैं, और निश्चित तौर पे यमकेश्वर की जनता फिर आपको मौका भी देगी अगर आप इस तरह से काम कर रहे हैं। थोड़ा-सा आपका ध्यान मैं लैंसडाउन की तरफ भी ले जाना चाहूँगी। आपने देखा होगा पौड़ी जनपद का जो एकमात्र हिल स्टेशन है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन जिसे हम कह सकते हैं, वो लैंसडाउन है। लेकिन लैंसडाउन में भी आप देखेंगे कि इतनी असुविधाएँ हैं, जो टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, कि वहाँ पे भी आप देखेंगे कि एक टाइम वहाँ पे बहुत अच्छा टूरिस्ट हो गया था। लेकिन क्योंकि वहाँ पे कुछ अपडेट्स नहीं हैं, कुछ सुविधाएँ इस तरह की हैं, मूलभूत सुविधाएँ से भी जो है वो टूरिस्ट वंचित है। तो धीरे-धीरे वो आंकड़ा भी अब गिरने लगा। आप भली-भाँति वाकिफ़ होंगे। तो क्यों आप लोग वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि सरकार तो अपनी जगह, लेकिन आप भी एक आप वहाँ पे यमकेश्वर में आप जिला अध्यक्ष भी हैं, आपके क्षेत्र में आता है शायद लैंसडाउन विधानसभा जो है। दूसरा, आप जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं, तीसरा आप अध्यक्ष भी हैं, कांग्रेस जिला अध्यक्ष। तो अपने लेवल पर आप लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे, या क्यों ये सारी देखिए, परेशानियाँ? सरकार ने लैंसडौन की लगातार अनदेखी की। बीच में लैंसडौन बहुत बढ़िया पर्यटक है लैंसडौन में, और एक संभावना बनी थी कि हम लोग इसको आगे रेखणीखाल और इधर यमकेश्वर तक पर्यटक बढ़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि सड़क इनकी ठीक-ठाक नहीं है। सड़कों के लिए इन्होंने यहाँ पे काम नहीं किया, और फिर लैंसडौन में एक झील का निर्माण भी होना था, जी, जो पानी की भी वहाँ पे असुविधा है। काफ़ी समय से झील की वहाँ पे प्रस्तावित थी, वो नहीं बन पाई, और सबसे बड़ी पेयजल की समस्या वहाँ पे है। तो आप देखते हो कि सारे लैंसडौन तक टैंकरों में सप्लाई आज भी हो रही है। तो निश्चित तौर पे ये बहुत समस्या है जो होटल व्यवसाय को भी वहाँ पे आ रही है। आम पर्यटक भी इससे थोड़ा दिक्कत पर्यटकों को वहाँ पे होती है। मैं एक होटल में गया, वहाँ पे लिखा था कि लिमिटेड पानी का यूज़ कीजिए, तो ये अब पर्यटक आएगा तो थोड़ा बहुत तो यूज़ तो करेंगे, तो ये थोड़ी बहुत समस्याएँ वहाँ पे है। फिर देखने लायक कुछ नहीं है। सबसे बड़ी समस्या कि हमने उस क्षेत्र में देखने लायक कुछ ऐसी चीज़ें नहीं बना पाए, जिसके कारण पर्यटक एक बार आता है, दोबारा फिर वहाँ पे नहीं आ पाता है। तो अब वही वही मैं कहना चाह रही हूँ, क्योंकि लैंसडाउन एक ऐसी विधानसभा है जहाँ पे बीजेपी, कांग्रेस बराबर वहाँ पे विधायक रहे हैं, वहाँ से प्रतिनिधित्व किया है दोनों ने। तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी बस टेन्योर ही बदल रहा है, धरातल पर सब वैसा का तो लैंसडौन में जो पर्यटक आ रहा है, वो खाली
वहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है वो ठीक रहता है, और पर्यटक और वो होटल व्यवसाय जिन लोगों ने भी होटल बनाए वहाँ पे, उनका धन्यवाद है कि उनके कारण वहाँ पे पर्यटक आता है, और पर्यटक को रुकने के लिए उन्होंने व्यवस्था, सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पे। आप भी देखते होंगे वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है कि सरकार ने कुछ नया किया हो कि पर्यटक यहाँ पे रुके, ये देखे, ऐसा ही ऐसा कुछ नहीं है, जिसके कारण हम इस जो हमारा एक मौका था इसे हमें मेरे ख्याल से हमने गंवा दिया है वो। तो मैं वही कहना चाह रही हूँ कि आप जैसे जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, चलिए ठीक है कि बीजेपी तो सत्ता में है, लेकिन हम जनता आपकी तरफ भी उतनी उम्मीद से देखती है कि आप इन मुद्दों को मुखर होकर उठाएँ। बिल्कुल हम उठाएँगे, और आगे हमारे अगर सरकार आती है तो निश्चित तौर पे हम इस पे ध्यान देंगे कि लाइन रोड में झील बने, पानी की समस्या वहाँ पे निपटे, और ये पर्यटक जो है हमारा आगे तक बढ़े। तो इस पे प्रयास। बिल्कुल, जैसे आप अभी कह ही रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी और अब आप 27 को बहुत करीब ही है, तो आप देखेंगे कि अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का जो बूथ स्तर का जो ज़मीनी कार्यकर्ता है, जो बूथ स्तर पर होना चाहिए मैनेजमेंट, बूथ मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, वो बिल्कुल कमज़ोर दिखता है या दिखता ही नहीं है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो भाजपा का जो संगठन है इस वक़्त तो काफ़ी मजबूत है, कंपैरेटिव अगर हम देखें। तो कैसे चुनाव जीतने की बात होती है अगर आप बूथ स्तर पर कोई आपके नेता जो हैं, कोई संगठन जो है वो गंभीर भी नहीं दिखता इन चीज़ों को लेकर? क्यों है ये सब? इसमें अभी 2 दिन पहले हमारी कार्यशाला देहरादून में लगी थी, और इसी पे हमारा सारा मंथन हुआ। तो निश्चित तौर पे हम जहाँ पे हमारे ब्लॉक अध्यक्ष कमज़ोर हैं, उनको हम बदलने जा रहे हैं, और बूथ कमेटी हमारे पास है सारी, लेकिन एक्टिव करने की उनको ज़रूरत है। तो निश्चित तौर पे हम 2027 से पहले इसी पे काम कर रहे हैं, और जो हमारी बूथ कमेटी तीनों विधानसभाओं में इनको हम एक्टिव करने, और जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष वहाँ पे काम नहीं कर पा रहे, उनको हम निश्चित तौर पे पार्टी का निर्देश है कि उनको दूसरा पद दिया जाए, उनकी जगह नए पद हम वहाँ पे भरने वाले हैं, और अपना बूथ हम निश्चित तौर पे 27 से पहले मजबूत कर लेंगे हम निश्चित, कोई इसमें हमारा संगठन काम पे लगा हुआ। आप तो जिलाध्यक्ष भी और आपकी तो शायद ये प्राइमरी ज़िम्मेदारियों में भी आता होगा बूथ स्तर पर बूथ को मजबूत करना। तो चलिए हमारी शुभकामनाएँ हैं और अभी जैसा आप बता रहे हैं कि अभी हम भी देख रहे हैं 27 अब निकट है। आपकी जो खुद का जो जिलाध्यक्ष आपके जो क्षेत्र में जो विधानसभाएँ आती हैं सभी पे इस वक़्त बीजेपी है। तो कितना चुनौतीपूर्ण है ये 27 के लिए कि आपको एकदम से सब कांग्रेस में हो जाना? ये जो सरकार 3 साल का हो गया, इसका देखा होगा आपने कार्यकाल, भ्रष्टाचार चरम पे है, जनता बहुत त्राहिमाम कर रही है। लोगों को अब आप सबसे बड़ी समस्या जो है पलायन की, जो हमारी पौड़ी में है, खासकर यमकेश्वर लाइजोन विधानसभा में बहुत ज़्यादा पलायन हो, उसका मेन कारण है वहाँ पे हॉस्पिटल की स्थिति ठीक नहीं, शिक्षा व्यवस्था चरमरा रखी है। मैं देख रहा था हमारे क्षेत्र में एक शिशु मंदिर है, और शिशु मंदिर में 4 से 5,000 रुपए एक टीचर है, और प्राइमरी में 1 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाले टीचर पे लोग बच्चे नहीं भेज रहे, उस 4,000 वाले पे भेज रहे। तो निश्चित तौर पे हमें सरकारी स्कूलों का जो व्यवस्था है वो देखनी पड़ेगी, और लोगों का विश्वास उसमें बढ़ाना पड़ेगा, और हॉस्पिटल, अब लोग गाँव में रहेगा तो उसको स्वास्थ्य की तो व्यवस्था होनी चाहिए। हॉस्पिटलों की समस्या बहुत बुरी है, वहाँ पे जाओ बुखार की दवाई मिल जाएगी, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो निश्चित तौर पे अब सारा ये हो रहा है, सरकार से लोगों की नाराज़गी बहुत ज़्यादा है कि लोगों को कागज़ बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, और बाकी जनता ये सब देख रही है कि सरकार क्या करे। आपने देखा हो किस प्रकार से भाजपा के मंत्री द्वारा पहाड़ के लोगों को गाली दी जाती है विधानसभा में, तो वो सब देख रही है। अंकिता भंडारी कांड के सर में हुआ, और आज तक उसपे कुछ नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ देखेगी, और 27 में जनता भाजपा को ज़रूर जवाब देगी। बिल्कुल जवाब देना भी चाहिए लेकिन उस जवाब के लिए कांग्रेस को कहीं न कहीं अपने लेवल पे बहुत होमवर्क की ज़रूरत है जो मुझे लगता है। क्योंकि जो हमारी जो जनता है वो अब ये कहने लगी है कि राष्ट्रीय पार्टियाँ दोनों एक सी हैं। ये मैं आपको वो बता रही हूँ जो जनता के बीच आप भी शायद गाहे-बगाहे ये बातें सुन ही लेते होंगे। तो आपको क्या लगता है क्या कांग्रेस कितना आपको मजबूत कर पाई है? क्या ऐसी रणनीति रहेगी? क्या आप ऐसा करने वाले हैं कि 27 में एकदम जो चुनावी तस्वीर है वो बिल्कुल बदल जाए? देखिए 4 तारीख को हमारी आदरणीय राहुल गांधी और खड़गे जी के साथ मीटिंग है, और आप देखेंगे कि इसके बाद एक कांग्रेस एक नई बदली हुई पार्टी नजर आई, क्योंकि ये पार्टी पहले नेताओं के इशारे पे चलती थी, लेकिन अब हमारी पार्टी ने समझा कि संगठन पहले है, नेता बाद में। तो निश्चित तौर पे जब संगठन को जिम्मेदार मिलेगी तो हम लोग बूथ तक जाएंगे, और लोगों के बीच जाके अपनी जो ये सरकार की नाकामी है, इनको हम लोगों के बीच तक जाएँगे, और निश्चित तौर पे हम 27 का चुनाव बहुत मजबूती से लड़ने वाले हैं, और इसके लिए हमारी सारी पार्टी और सब लोग हम एकजुट होके यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे आपके 27 के लिए जिनको लेकर आप जनता के बीच जाने वाले हैं? देखिए, मुद्दे यही हैं, जो ये सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। आप यमकेश्वर में एक चीज़ देखिए, वहाँ पे स्थानीय विधायक है, जी। वहाँ पे गाँव-गाँव में टंकियाँ बाँटी जा रही है, और फैक्ट्री खुद की, अच्छा। और 1100 की टंकी 4,000 का बिल बना के कितना भ्रष्टाचार हो रहा है।
ऐसे ही कई समझ लो लोग सड़क की मांग करते हैं, उनको जो विधायक निधि का पैसा सड़क पे लगना चाहिए था वो टंकी में दिया जा रहा है, जबकि टंकी की वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे मुद्दे हैं कोटद्वार में। इतने 41 गारंटी दी थी, एक काम नहीं होता, इन सबको लेके हम जनता के बीच जाएँगे और जनता भाजपा को इसका जवाब ज़रूर देगी। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके और बातें तो बहुत सारी हैं। फिर भी आप जो है एक जिलाध्यक्ष होने के नाते आप अपने क्षेत्र की जनता से, युवाओं से और विशेषकर अपने कार्यकर्ताओं को आप क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्रीय जनता से कोटद्वार की हो, एम.के. स्वर्गीय लहसुन की जनता से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इस सरकार का भ्रष्टाचार सब कुछ देख रहे हैं। ये अखंड अखंड भ्रष्टाचार में डूबी सरकार है और इसको जवाब देने का समय है। और मैं अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी कहना चाहूँगा कि एकजुट होके सब अपने गिले-शिकवे भुला के और 2027 में इस प्रदेश में हमने अपनी सरकार लानी है। और आप सब लोग मिलके और हम सब लोग मिलके एकजुट होके कांग्रेस के लिए यहाँ पे काम करेंगे और 2027 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार लाएगी। धन्यवाद। तो बड़ा अच्छा लगा आपने हमें समय दिया, आप हमारे साथ बैठे और अपने विचार आपने साझा किए, तो इसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका भी, आपने यहाँ पे बुलाया। धन्यवाद। तो आप थे श्रीमान विनोद डबराल जी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष हैं कोटद्वार से और आपने उनके विचार जाने, क्या उनको भविष्य को लेकर उनकी रणनीति रहेगी और क्या उनके आज के विचार हैं। तो इस तरह की पर्सनैलिटीज़ हमारे शो में आगे भी आती रहेंगी। आप अपना प्यार, स्नेह, आशीर्वाद हमें इसी तरह से देते रहिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्य